हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे विलियम शेक्सपियर की आपकी बेहतरीन एक पोएम के बारे में। और विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें तो ये कवियों का कविराज कहे जाने वाले पूरी दुनिया के सबसे फेमस कवियों में से एक विलियम शेक्सपियर के नाम आते हैं। शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें विख्यात हैं जिनके लिए पूरी दुनिया इनको जानती है। इनके लेखन कौशल की वजह से, कंपोज करने के स्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में ये हावी रहते हैं। इनसे आगे निकलने के लिए किसी भी पोएट को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लेखन कौशल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और यहाँ पे जो आप पोएम पढ़ रहे हैं, इस पोएम को पढ़ने के बाद भी वो आभास होगा, वो फीलिंग आएगी कि वास्तव में शेक्सपियर को ये कवियों का कवि क्यों कहा जाता है, कवियों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्यों कहा जाता है, सबसे फेमस कवियों के रूप में आपका शेक्सपियर का नाम ही सबसे पहले क्यों लिया जाता है, इनके बारे में आप जान पाएंगे। चलिए बात करते। कहता है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स। ठंडी में जब हवा बहती है तो क्या फीलिंग आती है वो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, यानी हर कोई अंदाजा लगा सकता है। और उसी ठंड की हवा को डिनोट करते हुए इन्होंने इस पोएम को लिखा है। मतलब क्या, दर्द की आभास महसूस कराने के लिए किया है। जनरली इनकी पोएम जो होते हैं आपको मतलब वास्तविकता से अवगत कराती है। आपको क्या कराती है कि दर्द, जख्म और दुख दर्द में जीने वाले हर मर्ज के लिए इन्होंने क्या किया है कि पोएम इन्होंने लिखा है। चलिए बिना लेट किए हुए पहले जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद जानेंगे उनके लिखे हुए पोएट्री के बारे में। ठीक है, बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। तो इनका जन्म 1564 में हुआ था और बेचारे मर गए 1616 में। ठीक है, अर्थात क्या, इनकी जन्म और मृत्यु दोनों काफी पहले हो गई। लेकिन क्या, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी के साहित्य में और लेखन कौशल में इनके आगे कोई आज तक ना निकल पाया। was the third of 8 children born to a globe maker in Stanford on Avon in England। ठीक है, कह रहे हैं कि ये 8 बच्चों में से तीसरा बच्चे थे। ये इनके अपने पापा मम्मी के कुल 8 बच्चे थे और 8 बच्चे में से इनका रैंक जो था थर्ड रैंक था, तीसरा बेटे थे। उसके बाद क्या, टू ए ग्लोब मेकर स्टैटफोर्ड ऑन एवन इन इंग्लैंड। ठीक है, जिनका जन्म टू ए ग्लोब मेकर के द्वारा कहाँ पे हुआ था, स्टैनफोर्ड एंड एवन इंग्लैंड में हुआ था। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, वो बचपन में थोड़ी सी ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाए, ज़्यादा औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर पाए। औपचारिक शिक्षा का मतलब आप समझते हैं कि जो शिक्षा हमें स्कूली शिक्षा प्राप्त होती है, इन शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। एट 18 ही मैरिड एने हैथवे। इनकी 18 वर्ष में इनकी शादी हो जाती है। जिस लड़की से होती है उनका नाम है एनी हैथवे। एंड सून मूव्ड टू लंदन। शादी करने के बाद बेचारे लंदन चल जाते हैं। इंग्लैंड के आपका स्टैनफोर्ड में इनका जन्म हुआ है। फॉर्मल एजुकेशन थोड़ी बहुत मिली। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई एनी हैथवे से और जल्दी वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में ही वॉज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। एक अच्छे एक्टर और प्ले राइट के रूप में भी, मतलब कि अच्छे लेखक, मतलब कि कहानी लेखक के रूप में भी जाना जाने लगे। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध, उन्होंने अपनी ट्रेजेडी भी अपनी प्रस्तुत करी, जैसे हैमलेट था 1602 में, 1602 में। ठीक है, उसके बाद क्या, ओथेलो 1604 में यानी 1604 में, और किंग लियर 1605 में, और मैकबेथ 1606 में। इस तरह से इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। ही रोट 154 सोनेट्स, वो 154 सोनेट लिखे थे। सोनेट वास्तव में क्या होता है, 14 पंक्ति की
जो कविताएं होती है उसे सोनेट कहा जाता है। जो 8 पंक्ति की हो उसे ऑक्टेव कहा जाता है, और जो 6 पंक्ति की हो उसे सेसेट कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि कुल 154 इन्होंने सोनेट लिखे हुए थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, और उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो यंग मैन को भाते थे, मतलब कि युवा लड़कों को, नई पीढ़ी को टारगेट करते हुए इन्होंने जितने पोएम लिखे वो सारे लिखे। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन whom the poet wishes to marry, कह रहा है कि the Earl of Southampton whom the poet urges to marry, कह रहा है कि the Earl of Southampton की अर्ल whom the poet urges to marry, यानी कि उनसे मतलब शादी की आग्रह की। others to mysterious dark lady, others to mysterious डार्क लेडी, कुछ तो युवा लोगों लड़कों पे, उसके बाद कुछ आपके अद्भुत लेडी पर भी इन्होंने आपके क्या किया है, इन्होंने अपने पोएम लिखे। अ लव ट्रायंगल टू मैन अ वुमेन इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, इनके ज्यादा सोनेट्स में ट्रायंगल लव की बात करते हैं। ट्रायंगल लव का मतलब क्या, एक लड़की और इसे चाहने वाले 2 लड़के, एक बॉय जी है और बेचारे एक बॉय जी है, और ये एक ही गर्ल है, एक गर्ल और 2 लड़के हैं, और इन दोनों लड़के एक ही लड़की को लाइक करते हैं। इन दोनों की लव स्टोरी वाली पोएम जो है ज्यादातर इनकी विख्यात है, ज्यादातर पोएम इन्हीं को ये टारगेट करते हुए लिखे हुए। तो इस कंडीशन में जब 2 लड़के एक ही लड़की को चाहेंगे तो कंफर्म है कि एक को दुख दर्द तो महसूस होगा ही, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको किसी से लव होता है तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब मैं शेक्सपियर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि जब आप किसी से लव करते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, आपको लगता है कि मतलब कि मैं इसे लव करता हूं, मैं इसे चाहता हूं, तो ये सिर्फ मेरी है। यू नो व्हाट, कि आपका एक तरह से पोजेशन होने लगता है कि अगर वो किसी से बात करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी के साथ मतलब कि रहे, हंसे, बोले तो थोड़ा सा आपको टफ लगता है। आपको लगता है कि मतलब कि ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, मतलब इस पर दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, मन के अंदर आने लगती है। और जब इस तरह की केसेस जब उत्पन्न होंगे तो यू नो व्हाट की ऐसी प्रॉब्लम होगी, एक दुख दर्द में बीतेगा तो एक की खुशहाली में बीतेगी। तो इस ऐसी ट्रायंगल लव को यह ज्यादातर अपने अधिकांश सोनेट्स में ये डिनोट करने की कोशिश किया है। ठीक है, इज सजेस्टेड इन अ मैनर इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, यानी कि बहुत सारे आपके क्या कहते हैं संख्या अपने सोनेट्स में इन्होंने वर्णन किया। उसके बाद कह रहा है कि ब्लो दाउ विंटर विंड इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड। वास्तव में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये लव फेम के लिए तो नहीं है, लेकिन एक इनग्रेटिट्यूड व्यक्ति के लिए है, जिनको आपने भलाई किया, जिनको आपने जीने का सहारा दिया, और वो आपका क्या हुआ, आपके उस आदर को, आपके उस कृतज्ञता को भी उसने भूल गया। मतलब कहा जाता है ना कि एक अंधा व्यक्ति है, दुनिया में उसको कोई सहारा दे नहीं दे, उसे क्या करती है, उसकी एक लाठी रहती है, वो उसे सहारा देती है, और क्या करती है कि जहां कहीं भी वो जाता है उसे अगर किसी भी रूप में प्रॉब्लम होती है तो यह लाठी उसको क्या करती है, सहारा देती है। लेकिन कभी आपने यह बात सोचा है कि उस व्यक्ति की अगर आंखें सही हो जाए, वो अगर अंधापन उसका दूर हो जाए, तो सबसे पहले वह किस चीज से मुख मोड़ेगा, तो सबसे पहले वह उस लाठी को फेंकेगा। जिस लाठी ने उसे हर प्रॉब्लम में उसके साथ दिया, सबसे पहले उस लाठी को फेंकेगा। तो किसी ने जो बात कही है ये काफी गहरी बात है, अगर इसे आप तहकीकात करें, समझने की कोशिश करें तो ये सबसे बड़ी बात है। एक अंधे व्यक्ति को सहारा देने वाला वो लाठी सबसे पहले ठीक होने के बाद वो उस लाठी को फेंकेगा। मतलब क्या कि आपने सहारा दिया किसी को, आपने किसी को हेल्प किया,
उसकी आवश्यकता, उनकी जरूरत में आप उसकी मदद की, और जब समय चेंज हुआ सबसे पहले आपने उसी को भूल गए, आप उसी को लात मार के उसे साइड करने पे लग गए। तो ये सारी बातें जो होती हैं वह क्या होती है, एक इम्पोर्टेंस रखती है। इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी को भी आप भलाई करते हैं तो इस भावना से ना करें कि वह आपके भलाई को याद करे या उसके बदले में आपको कुछ दे सके, क्योंकि जहां जहां भी आप किसी भी रूप में आप अपने आप को आशा के अंदर डालेंगे, आप मन में किसी चीज के प्रति जिज्ञासा रखेंगे, किसी भी रूप में आप अपने अंदर यह भावना अगर रखेंगे कि हमें इससे बेनिफिट मिलेगा किसी न किसी रूप में, तब आपको दर्द का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट कॉज सो मच सफरिंग एज ए मैन्स इनग्रेटिट्यूड। जो ठंड में जो हवा बहती है, जो तीखी हवा, जो कड़वी हवा, जिनके कारण जो दर्द का आभास होता है, खुले कपड़ों में जब तेज हवा ठंडी में बहे तो जो दर्द का आभास, जो ठंडेपन की वजह से जो महसूस करते हैं, जितना प्रॉब्लम महसूस करते हैं, वह भी उतना दर्द न देगा जितना एक अकृतज्ञ आदमी आपको दर्द देता है। ये मतलब क्या, किसी की आप भलाई की और वो भूल जाता है। अब बताइए वो लाठी को कैसा महसूस होता होगा जिसने उसके हड़पल साथ दिया और उस लाठी को उसने फेंक दिया। एक बार जब अपने आप को उस लाठी की जगह पर रख के एक व्यक्ति के, इंसान की मदद करके देखिए और वो आपको दूर करता है तो क्या फीलिंग आएगी आपके अंदर, उसका आभास आपको हो जाएगा। तो इस चैप्टर में भी ऐसी ही कहानी है, ऐसी ही आपकी पोएट्री वाली बातें है, इतनी सेंसेशनल बातें इसमें आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए इसके बेस पे पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ कह रहा है कि आपको स्मॉल ग्रुप्स में आप अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या कीजिए, थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाई डू यू वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। ठंड में आप जो आपकी कपड़े होते हैं, वुलन कपड़े क्यों पहनते हैं। वास्तव में उन्हीं कपड़े पहनने के पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो है कि आपके एयर पास नहीं होने देता है, बाहर से अंदर एयर नहीं आने देता है और अंदर से गर्म हवा बाहर नहीं जाने देती है। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो आपके वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनके बीच में आपका गैप होता है, और गैप में क्या होता है कि उनमें रेसे निकले होते हैं और इन रेसों में हवाएं भर जाती हैं, और इन हवाएं भरने के कारण जो आपका जो है ये आपका एयर का आपका पासिंग है, आर पार होने की क्रिया यह नहीं हो पाती है, जिनके वजह से आपको क्या होती है, ठंड का आभास नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर कह रहा है हाउ मच डू यू लाइक दिस सीजन। आपको कितना पसंद है विंटर। अब तो ये तो सबका पर्सनल मैटर है कि आप कितना पसंद करते हैं, आपको पसंद है भी कि नहीं, तो इसकी अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं, इसकी अंदाजा और कोई नहीं लगा सकता। क्लियर। चलिए अगर बात करते क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो कह रहा है कि विच इज योर फेवरेट सीजन। आप बताइए भाई कि आपकी फेवरेट सीजन कौन सी है। फेवरेट सीजन तो आपकी सब किसी की अपनी होती है, जिससे आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सीजन जो आपको अच्छा लगती है वो आपका सीजन फेवरेट हो जाएगा। तो कह रहा है आपको कि आपको कौन सा आपका फेवरेट सीजन है वो बताइए। तो कुछ का आपका क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, कुछ का समर हो जाएगा। ठीक है, अपने अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसको कौन सा सीजन पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, आपका चैप्टर पे आते हैं, और चैप्टर कहता है आपका ब्लो ब्लो द विंटर। ब्लो ब्लो द विंटर, यहाँ पे आपको पोएम हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जानेंगे हम लोग पोएम ब्लो ब्लो द विंटर। अब इस पोएम में क्या खास कहता है, इनके बारे में आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन में कहता है ब्लो ब्लो द विंटर विंड, वो जाड़े की ठंड हवा बहो बहो और ज्यादा बहो और ज्यादा बहो। ठीक है, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, आपकी यह तीखी हवा की जो लपक है यह उतनी तीखी भी नहीं है एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना अकृतज्ञ आदमी का व्यवहार। कह रहा है कि कहते हैं कि ठंडी की हवा के बहो बहो वो ठंडे की हवा, बहो वो जाड़े की हवा,
क्योंकि आपकी हवाएं भी उतनी तीखी नहीं जितनी एक अकृतज्ञ इंसान की आपकी क्या है, तीखी है। अर्थात कि उनकी व्यवहार की तीखापन के सामने जो जाड़े की ठंड हवा है वह कुछ भी नहीं है, शीतलहर की हवा कुछ भी नहीं है। दाई टूथ इज नॉट सो कीन, वो जाड़े की हवा, आपकी जो तीखी दांत है वह इतना ज्यादा प्रॉब्लेमियस नहीं है, इतना ज्यादा तीखा नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सिन, बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सिन, क्योंकि आपकी जो यह तीखी आपकी पहल है वो दिखाई नहीं देती है। ऑल्दो दाई ब्रीद बी रूड, ऑल्दो दाई ब्रीद बी रूड, लेकिन उनकी सांसें का एहसास भी बड़ी तीखापन महसूस कराती है। कहता है ये बेचारे शेक्सपियर कहते हैं कि बहो बहो वो जाड़े की हवा बहो, आपकी जो हवाएं हैं वह हवाएं उतनी तीखी नहीं है, उतना जख्म नहीं देती जितनी की एक अनकाइंड मैन की, जितनी एक असहाय रूप में लोगों की आपकी जो हवाएं हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस तरह की हवाएं आपका जो है महसूस हमें नहीं कराती है। वास्तव में जो दर्द एक अनकाइंड पर्सन, एक इनग्रेटिट्यूड, जिससे हमने क्या किया, अपने जीवन को एक दांव पे लगा के जिनकी मैंने मदद करी, उन लोगों की व्यवहारिकता में परिवर्तन होने के बाद जो दर्द उनकी व्यवहारिकता से होती है, वह दर्द वह जख्म आप में कहां, आप हवा बहो, आपकी हवापन में वो तीखापन नहीं है। क्या कहता है उसके बाद अपने गाने को कहता है हे हो, जनरली गाना में लय पकड़ते हैं आप लोग, तो उसमें कहते हैं हे हो सिंग, हे हो अनटू दिस ग्रीन होली, कह रहे हैं कि इस हरियाली में, इस हरियाली के पल में आप बहो, पूरे गाने पूरे अपनी झूम कर बहो। मस्ट फ्रेंडशिप इज फैनिंग, मस्ट लविंग मेयर फॉली, क्या कह रहे हैं, अधिकतर जो दोस्ती है वो आपके जालों में फंसी हुई है, प्यार अकेलापन में फंसा हुआ है। एक अनग्रेटिट्यूड और लव की आपकी जो बेवफाई वाले लोग हैं, जिनकी वजह से आपकी क्या हो गई है, विश्वास तोड़ने वाले लोग हैं, उनसे यह दुनिया भरी हुई है। दोस्ती में बीच विश्वास नहीं रहा और प्यार विश्वास करने वाले लायक नहीं रहे। तो इस कंडीशन में वह दर्द, उस दुख दर्द के सामने आपकी यह तीखी हवा कुछ भी नहीं है। देन हे हो द होली, दिस लाइफ इज मस्ट हो जोली, ठीक है, आपके साथ आपके तीखापन के साथ हमारी पूरी जिंदगी अच्छे से खुशी से बीतेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दुख दर्द उस विश्वासघाती की वजह से हुआ है, उन विश्वास तोड़ने वाले की वजह से हुआ है, उन दुख दर्द के सामने आपका जो ये पहल है वह कुछ भी नहीं है। कह रहा है फ्रीज 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 दाउ बाइटर स्काई, ठंडक ठंडक और ठंडक हो जाओ ये आसमां, दाउ दस नॉट बाइट सो हाई, आपकी जो ये तीखापन की है वह ज्यादा ऊंचा नहीं है। एज बेनिफिट्स फॉर गोट, कि जितना हमें क्या कर ले, एज बेनिफिट्स फॉर गोट, जो अपने भलाई को, अपने लाभ को भूल जाए, जो अपने बेनिफिट को भूल जाए, ऐसा आप कुछ भी नहीं है। आप मौसम को ठंडे करते हैं, जख्म देते हैं, लेकिन उस जख्म की, उस दुख की, उस दर्द की, कह रहा है क्या, दो दाऊ द वाटर्स रैप दाई एस्टिंग इज नॉट सो सैड, कह रहा है दो यद्यपि दाऊ द वाटर्स वार्प, आपकी ठंडक की हवा की वजह से आप मुझे एक पानी के जाल में, इस जख्मी से हमें आप पिरो देते हो। आप भले ही दुख दर्द की उस बड़ी सी ढाल के साथ मेरे ऊपर पड़ जाते हो, मुझे जख्म जरूर देते हो, लेकिन क्या, दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेंड रिमेम्बर्ड नॉट, ठीक है, कहने का मतलब क्या, आपकी यह चुभन भी इतना दर्द मुझे नहीं देती है जो एक दोस्त को भूल जाने से जो दर्द का आभास होता है।
एक प्रेम, एक दोस्त, एक यार के भूल जाने की वजह से जो दर्द, जो जख्म का आभास होता है, उन दुख, उन दर्द के सामने आपके जो तीखेपन का यह दर्द है, यह जो दुख है, यह तो कुछ भी नहीं है। जितना जख्म तुम देते हो इस जख्म के साथ, यह जख्म कुछ भी नहीं है उस जख्म के सामने जो एक फ्रेंड अनफ्रेंड होने के बाद, एक दोस्त दोस्त न रहने के बाद जो जख्म देता है। ठीक है, कह रहा है हे हो सिंग, हे हो अनटू द ग्रीन होली, मस्ट फ्रेंडशिप इज फैनिंग, मस्ट लविंग मेयर फॉली। कह रहा है हे हो, गाना गाओ इस ठंडेपन में भी और तेज हवा बहो, क्योंकि यहाँ पे दोस्त बेगाने हो गए हैं और प्यार करने वाले विश्वासघात हो गए हैं। मतलब सारी दुनिया बेगानी सी हो गई है। इस बेगानी सी दुनिया में तुम्हारे तीखेपन, तुम्हारे जख्म हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। यह जख्म हमें महसूस भी नहीं कराते। द हे हो द होली, दिस लाइफ इज मस्ट जोली। इस दुख दर्द में भी आपकी तीखापन है, यह भी मुझे अच्छे का एहसास दिलाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये पोएम देखने की कोशिश करी, जिनमें यह आभास कराना चाहते हैं कि दोस्ती और फ्रेंडशिप टूटने के बाद, एक लव को भूल जाने के बाद कितना ज़्यादा जख्म का आभास होता है हमें, कितना ज़्यादा दर्द हम महसूस करते हैं, इनसे हमें अवगत कराने की कोशिश करी इन्होंने। चलिए इनके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाई डज द पोएट आस्क द विंड टू ब्लो। इसलिए कहता है हवा को बहने के लिए, क्योंकि जो आपकी फ्रेंड को अनफ्रेंड होने की वजह से जो दर्द है, फ्रेंड को या फिर लविंग वन को दूर जाने का जो जख्म है, वह इतना ज़्यादा है कि उनके सामने में जो हवा की ठंडक है, जो हवा का एहसास है, जो हवा का तीखापन है, ये महसूस ही नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि और तेज हवा बहो। सेकेंड कह रहा है व्हाई डज द पोएट कॉल द विंटर विंड नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। ऐसा क्यों कहते हैं कि हवा का तीखापन इतना प्रॉब्लमियस नहीं है जितना कि एक अनग्रेटिट्यूड, मतलब कि एक भूल जाने वाले अकृतज्ञ व्यक्ति का है। दरअसल क्या होता है कि जो जख्म होता है, जो दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होता है, और जो आपका लव होता है, उसे आप अट्रैक्शन फील करते हैं, आप अपने अंदर उसे एक जगह बना लेते हैं, उन्हें एक स्थान दे देते हैं। और उस कंडीशन में, उस स्थान पे जब ये धोखा देते हैं, जब किसी रूप में आपके साथ विश्वासघात करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी जख्म का सबब बनती है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो आपकी ठंडे की हवा भी जो बहती है, वह जख्म वैसा नहीं देती है जैसा एक लव, एक फ्रेंड आपसे दूर जाने के बाद जो जख्म का एहसास आपको दिलाती है। आगे की बात करें तो कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है व्हाई मेक्स द पोएट से दाई टूथ इज नॉट सो किन। ऐसा वो क्यों कहते हैं कि तुम्हारे दांत इतने तीखे नहीं है, इतनी तेज, इतने नुकीले नहीं है। दरअसल कहने के पीछे रीजन ये है कि वो महसूस करते हैं कि फ्रेंड को और लव को दूर जाने के बाद जो जख्म महसूस होता है, वह कितनी गहराई तक वो दर्द दे के जाता है, जिंदगी को किस मुकाम पे ला के खड़ा करके जाता है। वह जख्म जो होता है, किसी भी रूप में आपकी हवा जो होती है, वह 10 मिनट, आधे घंटे, 2 दिन, 4 दिन के लिए जो हवा होती है, वह उतना जख्म नहीं देती है, क्योंकि यह जख्म सारी जिंदगी, होल लाइफ, एवर लास्टिंग होता है। और जो आपकी यह जख्म, जोगी हवाओं की जख्म, वो कुछ पलों के लिए होती है। उसके बाद 4th नंबर कह रहा है एक्सप्लेन। 4th नंबर कह रहा है एक्सप्लेन द मूड ऑफ द पोएट व्हेन शी सेज हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन होली। उस समय मूड क्या होता है? उस समय वो मूड होते हैं पूरी दर्द में डूबी हुई, और उस दर्द में डूबी हुई मूड में वो कहते हैं कि बहो अपने दुख दर्द को। जैसे दुख दर्द को बुलाने के लिए सब अलग अलग आपका तरीका अपनाते हैं, और जिनमें सबसे गलत तरीका जो होता है, वो होता है खुद को बर्बाद करने का, और वो होता है शराब का सहारा लेने का। तो वो कंडीशन होता है कि दुख दर्द भुलाने का एक ऑप्शन है, जिनमें क्या करते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं और अपने आप को, खुद को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इसी पल को खुशी मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, और हवा से कहते हैं कि आप और ज्यादा जख्म दो कि मैं काश उस एहसास को, उस दर्द को, उस दुख को भूल जाऊं
जो एक फ्रेंड ने, एक लव ने मुझे दिया है, उन फ्रेंड, उनके, आपके उस दुख दर्द और जख्म को मैं भूल सकूं, इस वजह से ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए द यूज ऑफ द वर्ड वास्ट इन द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में वर्ड यूज किया गया है वार्ड, ठीक है, WARP। इसको कह रहा है कि पूछने का मतलब कि ये क्या बताना चाहते हैं इस वर्ड से, आप बताइए इसका मीनिंग। चलिए देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में क्या कहते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है। सेकेंड स्टैंजा में वर्ब का कहाँ है, वर्ड पे है वन टू ग्रीन होल, और ये दिया हुआ है व्हाट, ये वर्ड है वर्ब, ठीक है, ये वर्ड है वाटर्स वर्ब, ठीक है, दो दाऊ द वाटर्स वर्ब। वर्ब का मतलब सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वर्ब का मतलब होता है तना, ठीक है, मतलब कोई भी चीज का ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्ट समझते हैं, मतलब कि किसी भी चीज पे जो मोड़ होते हैं, ठीक है, कि कोई टर्न होता है, उसी को वर्ब कहा जाता है। तो कह रहा है कि दाऊ द वाटर्स वर्ब, मतलब क्या, यह पानी की जो आपकी टर्न है, ट्विस्ट पॉइंट है, मतलब क्या कि आपकी जो हवा तेज चलती है, जिनके वजह से हम आपकी पिरोते हैं, जो दर्द महसूस होता है, उनकी जो मुड़ाव है वह आपकी जीवन की लाइफ का वह स्तर भी हमारे लिए इतना जख्म नहीं देते हैं। तो वार्प का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्विस्ट। क्या मीनिंग होगा इसका, ट्विस्ट। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज नेचर्ड नॉट सो क्रूएल एज मैन। मैन की तरह नेचर क्रूएल क्यों नहीं है, क्योंकि नेचर जो होता है वह कभी भी इतना जख्म नहीं देता जो सारी जिंदगी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन एक मैन का जख्म आपको काफी दिनों तक आपको महसूस कराएगा। इस वजह से कहा जाता है कि नेचर का जो आपका जख्म है वो ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता। चलिए अब देखते हैं आप लोग ग्लोसरी एंड नोट्स में। इनग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो अनथैंकफुलनेस होता है, आपके किए हुए उपकार को जो भूल जाए, उपकार का को याद न रखे, याद न करे, ठीक है। किन का मतलब होता है शार्प या पेनेट्रेटिंग। किन का मतलब क्या होता है, नुकीला, शार्प चीज। ब्रेथ का मतलब सांसें होती है, ईयर ड्रॉन इनटू और एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। जब फेफड़े से कोई चीज अगर बाहर निकाली जाती है तो उसे हम लोग बोलती है सांस बोलते हैं। र्यूड का मतलब होता है इम्पोलाइट, मतलब जब आप अनसिविलाइज्ड वे से किसी भी तरह से रूठे शब्दों में बात करें तो इसका मतलब होता है र्यूड। हे वो क्या एक साउंड है, रिपीट साउंड है, यानी कि जब गाने की म्यूजिक में जब अपने आप को पाते हैं तो हे वो कहते हैं। और होली का मतलब होता है एवरग्रीन चीज, जब आपको क्या लीव्स और पत्तियों की जब हरापन आपको दिखाई पड़ता है तो उसे हम लोग होली कहते हैं। और फेनिंग का मतलब होता है अफेक्शन, फॉल्स पेशेंस, मतलब कि जब आपको एक प्यार के बंधन में बांधा जाता है, झूठे बंधन में, तो उसे बोलते हैं फैनिंग। और जॉली का मतलब होता है खुशीपूर्वक, चीरफुल होता है, ठीक है, जब आप पूरी खुशी में होते हैं। और बाइटर का मतलब होता है मेंटल, जब पेन आपको होता है, जब ज़्यादा आपका महसूस होता है प्रॉब्लम, तो उस समय हम लोग बाइटर कहते हैं। हाई का मतलब होता है ऑलमोस्ट या नियर, या सबसे ऊंचे लेवल पे कहा जाता है, यानी ऑलमोस्ट जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं बिल्कुल हाई लेवल पे है, मतलब इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता। ऐसा फ्रेंड्स ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।